मंदसौर के विधायक कैसे लगेगा चौका? तो फिर 1.5 साल पौने 2 साल मुझे बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। तो जनता तो मुझे पहले ही पसंद कर चुकी है। 15 साल से आप विधायक हैं। 1.5 साल तो कमलनाथ जी की सरकार में एक नए पैसे का काम नहीं करा पाया। 2 साल मेरे कोरोना में निकल गए। आप ये कहना चाह रहे हो आप ही का किया हुआ विकास है जो वो उनको 90% जो तमाम बड़ी योजना है जो मेरे चिट्ठी से मेरी मेहनत से लेकर के आया हूँ वो मैं लेकर के आया हूँ। और मेरे साफे बांध के मेरे हाथ छिल गए। अब तक कितने साफे? मैं लगभग 2.5 से 3 हज़ार साफे बांध चुका हूँ। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो होती है राजनीति में, लगातार एक चेहरा जीतता जाता है, उसके बाद इसको किस तरह से देख रहा है चुनाव? कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो विपिन जैन हैं, जैन समुदाय से आते हैं। इसको आप अगर मैं बात करूं, इसको जातिगत लेकिन विपिन जैन जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं और जैन समाज का मतदाता बहुत समझदार मतदाता। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में और ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है जो 15 साल में आप नहीं कर सके? चल रहा था कि मंदसौर को बहुत जल्द नगर निगम बनाने की प्रोसेस की जाएगी। एक वो बात शहर में उठी थी कि जो मास्टर प्लान लॉन्च हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, डूब क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट, ये सब चीज़ें जो उसमें इन्वॉल्व हुई है, क्या करके या फारूक को इंगित करके अगर पिस्टल रिवाल्वर की बात करोगे क्या संदेश जाएगा? मिड इलेक्शन में दौरान चुनाव, चूंकि उम्मीदवार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पलट दिया, नया बन गया, मिठाई बढ़ गई, पटाखे फूट गई, रात हो गई, अध्यक्ष सो गया, सुबह नींद खुली, हटा दी। शिवना का जल अगर विधायक एक लोटा पी के बताते तो मैं उनको मान जाऊँ। ये बात अपनी हर सभा में कहते, 2-2 मंत्री, 3-3 मंत्री इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन एक बड़ा उद्योग इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। अरे भाई मुझे गर्व है कि मंदसौर का हॉकी का मैदान, क्रिकेट का मैदान, टेबल टेनिस का मैदान, बैडमिंटन का मैदान, स्केटिंग का मैदान, इन मैदानों को मैं झपट करके लाया हूँ। इस पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है आप जीत जाते हैं, आपको लगता है बीजेपी ऊपर सरकार बनाने की स्थिति? वो तो मैदान में है ना, मेरे कैलाश श्यामला जी तो मैदान में नहीं है ना, निर्दलीय के रूप में। जोगचंद तो नहीं ना मेरे पार्टी। ये आरोप तो लगता है कि सारे बीजेपी के किसानों को ही लाभ मिलता है। अरे समय समय पर आरोप। आपने ये नहीं बताया कि कितनी सीटें आप मानते हैं? कांग्रेस ने कहा है कि उसकी 140 सीटें आ रही है। देखिए कांग्रेस कुछ भी कह दे, लेकिन मैं इतना कहता हूँ पूर्ण बहुमत से ज्यादा आएंगे निश्चित रूप से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, मंदसौर के विधायक और चौथी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे यशपाल सिंह सिसोदिया। यशपाल जी, स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद अजय जी। यशपाल जी, इस बार आपका जो चुनाव प्रचार है वो चौके के आसपास दिख रहा है। आप कह रहे चुनावी चौका लगेगा, जीत का चौका लगेगा, लेकिन इस बार फील्डिंग टाइट है, गेंदबाज भी नया है और बाउंड्री पर काफ़ी फील्डर खड़े हैं, पावर प्ले चल रहा है और आप नॉट आउट अब तक पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैसे लगेगा चौका? देखिए मेरा वर्ष भर का जो कैलेंडर होता है, मेरा जो एजेंडा होता है, वो आम जनता देखती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी देखते हैं, और जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में है, और मैंने हर कार्यकर्ता की, हर पदाधिकारियों की उन मांगों को जमीन पर उतारने की कोशिश करी। जनता के डेलीगेशन, जनता के डेपुटेशन जब मेरे पास आते हैं तो धरातल पर मैं उनकी मदद करता हूँ। तो उसी के आधार पर और सर्वे भी हुआ है। देखिए मेरा अगर टिकट आया है तो कोई मैं तो टिकट लेकर के नहीं आया, जनता से अभिमत पूछा गया। 1 सर्वे, 2 सर्वे, 3 सर्वे, 4 सर्वे, तो जनता तो मुझे पहले ही पसंद कर चुकी है। जनता मुझे पहले ही पसंद कर चुकी है। अब जनता जब मुझे पहले ही पसंद कर चुकी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछा गया, तो मेरा एग्रीगेट अच्छा बना। तो उसके आधार पर मैं, देखिए पहला व्यक्ति हूँ भारतीय जनता पार्टी से जिसने लगातार 3 बार विजय हासिल करी है। जनता की मेहरबानी, कार्यकर्ता का परिश्रम, और चौथी बार भी मुझे टिकट मिल गया। अब जब चुनाव में मैं चौथी बार मैदान में उतरा हूँ तो कुछ लेकर के उतरा हूँ। तीसरी मर्तबा का जो मैं चुनाव लड़ा था, वो जो मेरा कालखंड था वो मात्र 1.5 वर्ष का मिला जय जी मुझे, 5 साल में से। अब विधायक तो 5 साल रहे ना, मैं बता रहा हूँ आपको। 1.5 साल तो कमलनाथ जी की सरकार में एक नए पैसे का काम नहीं करा पाया क्योंकि मैं प्रतिपक्ष का विधायक था। 2 साल मेरे कोरोना में निकल गए, तब दुनिया ही स्तब्ध थी, कुछ काम ही नहीं हो पा रहे थे, न विकास के काम हो रहे थे, न घर से बाहर निकल पा रहे थे। हमारा एक ही टारगेट था कि कोरोना में लोगों को कैसे बचाया जाए। बात की फिर जब सत्ता पलटी, तख्ता पलटा और हमको जिम्मेदारी मिली, तो फिर 1.5 साल पौने 2 साल मुझे बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। तो 2 साल पूरे, 2 टेन्योर पूरे 10 साल, और ये 2 साल और 12 साल का मेरा भी ये कालखंड है। और इस 3rd टेन्योर में मैंने जो 1.5 वर्ष में काम उठाए, जो काम किए ग्रामीण क्षेत्रों के, सड़कों के, पुल पुलियाओं के, लाडली बहना की हमारी इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है, इन सबको लेकर के जनता का अभिमत, जनता का विश्वास। और अजय जी मैं चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ, चौथे चुनाव की कैंपेनिंग में देख रहा हूँ कि छतों से फूलों की बरसात हो रही। इस बार ये चीज मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ, ऐसा इस बार क्यों हो रहा है? ऐसा इस बार इतने फूल क्यों बरस रहे हैं? हर चुनाव में प्रचार हुआ, लेकिन हमने मुझे भी जनता का आकर्षण लग रहा है। बेटे बेटियां अपने घरों के सामने कमल का फूल, गेंदे के फूल से बना रहे हैं। वेलकम विधायक जी
विधानसभा 2023 ऐसा लिख करके दीपक लगा रहे हैं उसमें। देखिए ये आकर्षण बताता है लोगों का कि जनमत कितना पक्षधर है हमारा। अब ये तो समझना पड़ेगा, मैं हर एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर साफे पहनता हूँ, तो साफे की सप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति मिनिमम 200-300 रुपए का साफा खरीद करके लाता है, और मेरे साफे बांध के मेरे हाथ छिल गए है। अब तक कितने साफे? मैं लगभग 2,500 से 3,000 साफे बांध चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले साल जब आप मतगणना में थे और आपने बताया था कि करीब 7,000 साफे आपने पहने थे। 3,000 तो अभी भी हो गए, पूरा कमरा भरा पड़ा है। और एक घर पे जाता हूँ तो दूसरे घर को अगर मैं कहता हूँ ना बांधू, सर पे रख लूँ क्या, तो मतदाता कहता ना। अच्छा यशपाल जी, एक बात और बताइए, 15 साल से आप विधायक हैं, उससे पहले 5 साल आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो होती है राजनीति में, लगातार एक चेहरा जीतता जाता है उसके बाद, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं अभी चुनाव में? एंटी इनकम्बेंसी उस व्यक्ति के लिए होती है जो लगातार चुनाव टिकट प्राप्त कर ले, जीत ले, लेकिन लोगों के काम नहीं करे। मुझे तो चौथी मर्तबा का मामला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चौथी मर्तबा में कोरोना में मेरी सेवाएं, मेरे विकास के 1.5 वर्ष के कार्यकाल अभी शिवराज जी के टेन्यूर में, चौथे टेन्यूर में, और मैं जिस प्रकार से इस बार अपनी भूमिका में रहा हूँ, उसके कारण से एंटी इनकम्बेंसी देखो दो तरह की एक आती है। एक मैनेज की हुई होती है, हम जनसंपर्क कर रहे हैं, किसी ने शराब पी करके पार्टी की बैठक में सभा में हमारे सभा बिगाड़ने की कोशिश करी, ऐसे तत्व आते हैं मेरे सामने, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन ऑल जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, कोई यही इनकम्बेंसी में बात कर रहा हूँ पार्टी के भीतर की। पार्टी में भी कहीं ना कहीं तो असमंजस होता ही है, तो इस पार्टी के भीतर की एंटी इनकम्बेंसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा है कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं तो ऐसी स्थिति बनती है। देखिए कैसे पार्टी के अंदर टिकट मांगने का सबका दायित्व है, मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। मैंने भोपाल जाकर के कभी ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं टिकट लेने गया नहीं हूँ, मैं आपके सामने बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जो लोग भी गए थे मेरे दल के, वो योग्यता के मापदंड पे थे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। अब उनको यदि टिकट नहीं मिला तो मेरी पार्टी में वो लोग तन्मयता से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिर्फ इस बात के लिए नहीं होता है कि जिसको टिकट मिलेगा, जो टिकट का इच्छुक था, उसको टिकट नहीं मिलेगा तो सैबोटेज करेगा, यह पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। अंतोगत्वा वो पार्टी की कार्य पद्धतियों को स्वीकार करता है। और हमारे दल में इस प्रकार जो मेरे साथ चल रहे हैं, जिन्होंने टिकट की मांग भी करी थी, अब वो सफल क्यों नहीं हुए, उसका कारण तो पार्टी बता पाएगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चौथी बार टिकट मुझे मिला है, मैं चुनाव में। एक वो बात शहर में उठी थी कि जो मास्टर प्लान लॉन्च हुआ था, जैसे ही आपके टिकट का ऐलान हुआ कि यशपाल सिंह सिसोदिया यहाँ से उम्मीदवार होंगे, और उसके बाद तुरंत ही मास्टर प्लान जो है वो सामने आ गया कि मास्टर प्लान ये लागू हो रहा है, इसको किस तरह से? देखिए मास्टर प्लान को लेकर के हमारी तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ लगातार 3 बैठकें हुई थी, और उसमें सारे वे लोग थे जो इसके जानकार होते हैं, और सरपंचों को बुलाया जाता है, कॉलोनाइजर्स को बुलाया जाता है। हमने जैसा करके भेजा था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, डूब क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट, ये सब चीज़ें जो उसमें इन्वॉल्व हुई है, उसके कारण से मैं समझता हूँ कि 10% जो आपका मास्टर प्लान लागू हुआ वो किसी का अहित का निकला या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला निकला। मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से भी उसका जो एक मास्टर प्लान को जो पेपर पे आया है, हालांकि 30 दिन की उसमें अवधि है आपत्ति दर्ज कराने की। मेरा खुद का मकान और केशव कुंज और यशनगर इफेक्टेड हुए हैं, तो मैं कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो मारूंगा। मकान पे क्या इफेक्ट है? भाई इस प्रकार से आएगा कि भाई ये भी उस परिधि में आता है। तो मेरी मास्टर प्लान, मेरा यशनगर, मेरा केशव कुंज, मेरा मकान, अन्य लोगों के मकान, ये 2004-06 में जब 2003-04 में जब मास्टर प्लान था उसमें ये एग्जम्प्टेड था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जो बसी कॉलोनियां थी उनको कलेक्ट्रेट का सामने जो ईवीएम मशीन का गोडाउन है वो भी ग्रीन बेल्ट में आ गया, और तहसील कार्यालय जो गवर्नमेंट ने बनाया वो भी आ गया। और केशव कुंज को, यशनगर को, इन तमाम कॉलोनियों को अनुमति किसने दी थी? तत्समय के मास्टर प्लान के आधार पर। तत्समय के मास्टर प्लान में जो चीजें छूट करके ग्रीन बेल्ट से बाहर आकर के कॉलोनाइजर्स को कानूनी का लाइसेंस कौन देता है? यशपाल सिसोदिया तो नहीं देता है, टीएनसीपी देती, नगर पालिका देती, कलेक्टर देती है, एसडीएम देते हैं, सारा प्लान तय होता है। सारे लोग काम तो सरकार के अधीन ही करते ना। तो मेरा वही तो कहना है कि जब उन लोगों ने उस जमाने में वो कॉलोनियां कटी है, और इस जमाने में वर्तमान दौर में अगर मास्टर प्लान में सब चूक हो गई, भूल हो गई, या उन्होंने उसको डेंजर जोन कह सकते हो आप, या ग्रीन बेल्ट कह सकते हो, तो 30 दिवस की अवधि है। इस 30 दिवस की अवधि में लोगों को आपत्ति करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। अपन फिर से चुनाव पर लौट के आते हैं। इस बार आपके सामने जो प्रत्याशी है वो पहला चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। इससे पहले वो सरपंच थे, और आप ही की विधानसभा की दलोदा सरपंच है, जिसका बहुत विकास हुआ है। देश में नंबर 1
वो पंचायत आई है, ऐसा वो प्रचार भी करते हैं और बताते हैं कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं। इस चुनौती को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अजय जी, ये दलोदा मेरी विधानसभा क्षेत्र का था। मेरा कितना बड़ा मन है कि ये कांग्रेस के कट्टर समर्थक होते थे और इन्होंने जब तब तब मुझसे जो मांगा, मैंने दलोदा के विकास में कदम पीछे नहीं हटाया। स्वतंत्र कुमार सिंह जब कलेक्टर थे, मैंने ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत हूटर वाले वाहन, अन्य मशीनरीज देने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी और मैंने स्वतंत्र कुमार जी से कहा कि इसको आगे बढ़ाओ, दलोदा को मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। देखिए, दलोदा के विकास के कारण से मुझे ये रिलीफ मिला कि अगर मैं असहयोग करता तो जनता का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता। तहसील कार्यालय पंचायत ला सकती है क्या? डिवाइडर वाले छोटे छोटे रोड, प्रगति चौरा, रेलवे स्टेशन का पंचायत ला सकती है? आप ये कहना चाह रहे हो आप ही का किया हुआ विकास है जो वो उनको 90% तमाम बड़ी योजना है जो मेरे चिट्ठी से, मेरी मेहनत से लेकर के आया हूँ, वो मैं लेकर के आया हूँ। अगर दलोदा के जो उम्मीदवार हैं, दलोदा की पंचायत तुम इतनी अच्छी बना सकते हो तो फिर तो हर पंचायत अच्छी बन जानी थी। दलोदा में जो मोटे काम हुए हैं वो तो मेरे कारण से हुए हैं। अगर प्रगति चौराहे पर रेलवे ओवरब्रिज में 28 करोड़ रुपए का लाया हूँ, कॉलेज में लेकर के आऊँ, पंचायत स्तर पर 10 करोड़ रुपए की लागत का मैंने कॉलेज खोला, नगर परिषद बनाने का भी मेरा मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई थी मैंने। हालांकि उसमें हम लेट हुए हैं, लेकिन राज्यपाल जी के यहाँ पर उसकी मोहर लग गई है। अगला चुनाव जब भी होगा वो ग्राम पंचायत का नहीं होगा, नगर परिषद का होगा। तहसील कार्यालय में लाया, थाना में लाया। अरे मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2008 में, तब दलोदा में यातायात सहायता केंद्र था, उसको मैंने बढ़ाते थाने तक ले आया हूँ। थाने की बिल्डिंग भी बनूंगा। उपमंडी थी, उपमंडी को मैंने मंडी का दर्जा दिया। रेलवे स्टेशन के मार्ग का चौड़ीकरण मैंने किया। एक और बात का प्रचार कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थक भी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं कि शिवनाथ शुद्धिकरण को लेकर जो आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्धता तो दिख नहीं रही है। और ऊपर से वो ये भी कहते हैं कि शिवना शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी जो है सिर्फ प्रचार कर रही है, काम नहीं करती है। शिवना का जल अगर विधायक एक लोटा पी के बताते तो मैं उनको मान जाऊं। ये बात अपनी हर सभा में कहते हैं। शिवना का पानी रामघाट पर, मिर्जापुरा पर, जहाँ नालियों का पानी नहीं मिलता है वहाँ पी सकते हैं, लेकिन जहाँ नालियों का पानी मिलता है, कौन से शहर में ऐसी स्थिति में कोई पानी पी पाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अब तब जब ये योजना भारत सरकार की नमामि नर्मदे गंगा योजना के प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शामिल करते हुए जब 27-28 करोड़ रुपए की राशि आई है, काम धरातल पे चल रहा है, पाइप डल रहे हैं, फिल्टर प्लांट बनेगा, फिल्टर प्लांट से पानी को रिसाइकलिंग की जाएगी। और हमारा कहना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को आज ऐसा क्या वैराग्य उत्पन्न हो गया, 15 महीने में उनका जमीन या उनकी पीड़ा कहाँ दब गई थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे? क्या उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी शिवना को लेकर के? आज चुनाव में संकल्प कैसे याद आ गया आपको? आपकी सरकारें तब भी हुआ करती थी, गंदा पानी तो तब भी मिलता था, चाहे यहाँ से श्याम सुंदर पाटीदार जी विधायक हों या कांग्रेस की निरंतर सरकारें रही है, तब आपके दल के लोगों ने प्रयास क्यों नहीं किया? हम आज प्रयास कर रहे हैं, 20 साल से है ना, हम प्रयास कर रहे हैं ना। हमको लेट मिला, लेकिन हमारे प्रयासों से ही तो पैसा आया है और हमारे प्रयासों से शिवना का शुद्धिकरण हो रहा है। ये संकल्प में वो कितना कभी कभी कि हवन होता है तो अनंतिम हवन में आहुति देने के लिए आ जाओ 5 जने, तो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। संकल्प हमारा था, पूरा हम कर रहे हैं, ये बीच में आकर के श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कांग्रेस के प्रत्याशी से चाहेंगे कि लगातार उन्होंने अगर ये संकल्प की बात करी है तो वो सरपंच की स्थिति में था, मैं विधायक की स्थिति में था, कब इस संकल्प के बारे में चर्चा करी, कब उन्होंने पत्राचार किया? क्यों नहीं तब कांग्रेस के लोगों ने भी शिवना शुद्धिकरण को लेकर के संवाद क्यों नहीं किया? मैं तो दलोदा की पंचायत में तुम कांग्रेस के होते हुए, सरपंच होते हुए मैं तुमसे संवाद करता था, ये विकास कर लो, ये विकास करना जरूरी है, आओ बैठो। शिवना के शुद्धिकरण के मामले में इसलिए कांग्रेस बोल रही है कि अब जब तब यह कार्य रूप में परिणित होता दिखलाई पड़ रहा है तो इनको शिवना का संकल्प याद आ रहा है। एक सवाल हो रहा है यशपाल जी कि आप लगातार विधायक रहे हैं और आपके तीसरे कार्यकाल से ही शुरुआत हो गई थी कि आपको मंत्री बनाया जाए, ये सारी चीज़ें मीडिया में भी चली थी और आपके समर्थनों का भी मांग करी थी। तीसरी बार में सरकार नहीं बनी, हरदीप सिंह डंग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और उन्हें मंत्री बनाया गया। आपको इस बात का मलाल नहीं रहा कि जो अनुभव आपके पास है, जिला मुख्यालय के विधायक आप हैं और लंबे समय से आपने काम किया, तो आपको मंत्री बनाया जाए? समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और अगर मेरे दिमाग में मलाल होता अजय जी और मैं अनुशासनहीनता करता तो मैं पार्टी की निगाह में नीचे गिर जाता। मेरी योग्यता या मेरा परिश्रम या मेरा कार्य जब आप जैसे पत्रकार मूल्यांकन कर रहे हैं, पार्टी ने भी मूल्यांकन किया होगा, लेकिन परिस्थितियां उस स्थिति में मेरे अनुकूल नहीं थी। और मैं इस बात को लेकर के
आशान्वित हूँ कि मैं मंत्री न होते हुए भी मंदसौर और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में विकास की बुनियाद को मैं पूरा करने के लिए आगे बढ़। मैं पार्टी का सचेतक हूँ विधानसभा में। मैं विधानसभा की सभापति तालिका पर आसंदी पर बैठता हूँ। मैं विधानसभा की कमेटियों में आधा दर्जन से ज़्यादा कमेटियों का मैं सभापति हूँ। अधिकारी मेरा कहना मानते हैं भोपाल में, मंत्री मेरा कहना मानते हैं, मुख्यमंत्री जी मेरा कभी मेरी बात को इनकार नहीं करते हैं। जो मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में काम कराने की कुवत रखते हैं, मैं बिना मंत्री के भी काम करा लाता हूँ। इसलिए मेरे को कोई मलाल नहीं रहा है और मैं तो जबरदस्त ताकत के साथ क्षेत्र में उतरा हूँ। एक विधायक भी अगर सक्रिय भूमिका में होता है तो विकास के काम करवा सकता है। अभी कुछ समय पहले वित्त मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। अगर हम बात इस लोकसभा क्षेत्र की करें तो दो मंत्री, तीन मंत्री इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन एक बड़ा उद्योग इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया है पिछले लंबे समय से। कई बार वादे हुए, आप ये कह रहे हैं कि आपको मलाल इस बात का नहीं कि आप मंत्री हैं और आप काम करवा लेते हैं, तो इस तरफ का भी आपका ध्यान नहीं? 100% उद्योग के प्रति मेरा, उद्योग जगत के जो व्यापारी व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर मैं कहूँ कि दलोदा में जो पान स्टील है मिस्टर प्रदीप कीमती की या अन्य उसके साथ सहयोगी साथियों की, ये पान स्टील दलोदा में किसके कारण से लगी? भूमि का चयन मैंने करवाया। मैं MOU जब हो रहा था इंदौर में, मैं वहाँ उपस्थित था, मुझे बुलाया गया था स्पेशल। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे न्योता दिया था, मैं गया था। दलोदा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है फैक्ट्री को लेकर के। और अजय जी, हम कह रहे हैं कि MSME के अंतर्गत जो छोटे लघु उद्योग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग विभाग के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करी है। इनमें तो मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है, 100%। लेकिन पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या? देखिए, सीखो और कमाओ योजना क्यों लाए हमने इसीलिए हर लाए ना, हमने धरातल पे उतारी ना। उसके एडमिशन कराए हैं, बच्चा फैक्ट्री पे जाएगा, वहाँ काम सीखेगा, सरकार उसको पैसा देगा 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक। मंदसौर के दोनों इंडस्ट्रियल एरिए को डेवलप किया भी मैंने आपको, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग जगत के लोगों को हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। अभी मंदसौर के पुराने इंडस्ट्री एरिया में जो कावरा पेट्रोल पंप के सामने मंडी के पास में 13 करोड़ रुपये की राशि से सारा दूसरा विकास मैंने कर दिया सारा। फिर हमारा जो जग्गाखेड़ी का इंडस्ट्री एरिया है, इसको भी हमने अपग्रेड कर दिया, 95 करोड़ रुपए की राशि भी मैंने स्वीकृत करी। और अजय जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अब जब जो जमाना आ गया है, ये मेन पावर का कम हो गया, ऑटो सिस्टम का ज़्यादा हो गया है। अगर मंदसौर में सफल आटा बेसन कंपनी का इंडस्ट्री लगी है, जिसमें डिपार्टमेंट ने सहयोग किया है, सरकार ने सहयोग किया, MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सहयोग किया, वो आज स्थापित है, 20 करोड़ रुपए की लागत का है, लेकिन ऑटो सिस्टम का है। तो जब ऑटो सिस्टम आता है तो मेन पावर कम दिखता है। लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक उद्योग ऐसा भी आया है जो दिखता नहीं है लेकिन जमीन पर है, विंड पावर। अब विंड पावर में इतने पंखे लगे हैं, लोगों को रोजगार मिला है, इंजीनियर डेप्यूट हुए हैं, चौकीदार डेप्यूट हुआ है, गाड़ियाँ उसकी। विंड पावर के बाद भी बिजली तो महंगी हुई है ना। देखिए, महंगी सस्ती की बात अलग है, महंगा सस्ता की बात अलग है। देखिए, इन दिल्ली की मेट्रो कौन चला रहा है? दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की ऊर्जा से चल रहा है, विंड पावर से। तो ये खरीद फरोख्त तो रेट्स का अलग। जब आप पूछ रहे हैं कि रोजगार का, दिल्ली की बात, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी की महंगी की बात कर रहे हैं, चूंकि आपने लेकिन आपसे फिर बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में भी किसानों को कितनी सब्सिडी देते हैं मालूम? आपको पता ही नहीं किसी को, हम इतना सब्सिडी दे देते हैं। ये आरोप तो लगता है कि सारे बीजेपी के किसानों को ही लाभ मिलता है। अरे समय समय पर आरोप होता है, आरोप तो लगाना किसान, देखिए, बीजेपी का है उसको ज्यादा लाभ मिलता है। आवास, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, हमारा संबल योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, 0% पर, ये कैसा भाजपा वाले ले रहे हैं क्या? सभी लोग लेते हैं। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए सबसे पहले कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास मंदसौर में हुआ है, ये मैं भी देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा यशपाल जी की जो कानून व्यवस्था है, बात सिर्फ मंदसौर के परिप्रेक्ष्य की करें तो अभी आचार संहिता में 2-3 बड़े ऐसे लूट के कांड सामने आए हैं। आरोप, अपराधी जो होते हैं वो एक तरफ बेखौफ से हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी थोड़ी प्रशासन की लगाम होनी चाहिए? अपराध जब सामने आता है तो अपराधियों को पकड़ने की बात है। आप तो ये बताओ कि आपके इस विधायक ने किसी अपराधी का संरक्षण दिया होगा? मैं तो
अस्पताल की राजनीति करता हूँ, अस्पताल में सेवा कर रहा हूँ, थानों की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। मैंने कभी भी दाएं बाएं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, तो जो अच्छा होगा वो भी आपके हिस्से में आएगा और जो चीजें ऐसी होगी वो भी आपके हिस्से में आएगी। कई घटनाएं हो रही है, पुलिस विभाग पे कई आरोप लगते हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और समय समय पर कानून व्यवस्था को हम हैंडल भी करते हैं। देखा होगा कई बार ऐसे दौड़ा चूरा के केस बनते हैं और पता चलता है कि कांग्रेस हमलावर होती है, कई फर्जी केस उनके ऊपर लाद दिए जाते हैं किसानों के ऊपर, और ये मुद्दे गर्माते जाते हैं। नहीं, हम तो देखिए, हम तो अपराधियों को संरक्षण देते नहीं है। हम तो किसी के जेब में पिस्तौल रखने की, रिवाल्वर रखने की बात नहीं करते हैं। अभी कल ही पूर्व विधायक, पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्तानपुरा की सभा में फारूक तेरी जेब में एक रिवाल्वर रख ले, काम आएगा। उन्होंने बाद में कहा कि रिवाल्वर से मतलब उनका सरकार से था, अगर अच्छी सरकार होगी तो। रिवाल्वर में और सरकार में कितना अंतर है? सरकार सरकार है, सर्कस थोड़ी है क्या? अब ये तो इस प्रकार से बातें करते हैं, कहे तो देते हैं किसको खुश करने के लिए। मुल्तानपुरा में जा करके या फारूक को इंगित करके अगर पिस्टल रिवाल्वर की बात करोगे, क्या संदेश जाएगा मिड इलेक्शन में, दौरान चुनाव? ये तो बहुत गंभीर मामला है। हम तो कहेंगे शासन प्रशासन से इनको कार्रवाई करना चाहिए। ये आप अपराध को बढ़ाने की बात कर रहे हो। अपराध को हमने कभी संरक्षण नहीं दिया है। खेल के बारे में आपने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपका प्रश्न। खेल में यार अजय भाई, मुझे गर्व है कि मंदसौर का हॉकी का मैदान, क्रिकेट का मैदान, टेबल टेनिस का मैदान, बैडमिंटन का मैदान, स्केटिंग का मैदान, इन मैदानों को मैं झपट करके लाया हूँ। और उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजस्थान, ये इस पूरे ट्रैक में कहीं भी हॉकी का एस्ट्रो टर्फ नहीं है, जो लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत का है। 70 लाख रुपए का तो हाई मार्क्स है। और इस हॉकी के टर्फ मैदान से अदिति माहेश्वरी जैसी बिटिया निकली है, जिसने जापान कोरिया में गोल्ड की पोस्ट पर अपने हिंदुस्तान को खिताब दिलाया है। नीलू डांडिया जैसी बिटिया निकली है। ग्वालियर की एकेडमी में दर्जनों बच्चे वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हॉकी का मैदान मंदसौर में 300, 250, 300 बच्चों के साथ रोज रन कर रहा है। मैं हर खेलों की एक्टिविटीज़ में खड़ा रहता हूँ। और अभी तो मैंने बीच में पत्राचार किया था, चूंकि चुनाव आचार संहिता आ गई इसलिए रुक नहीं पाया, हो नहीं पाया। मुझे यशोधरा राजे सिंधिया जी की चिट्ठी आई थी इंडोर स्टेडियम के लिए, और मैंने उसकी मैपिंग भी करा ली कि इंडोर स्टेडियम कहाँ बनेगा, हॉकी के एस्ट्रो टर्फ के पास में। अब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, ईश्वर की कृपा रही, चुनाव जीत जाएंगे तो वो भी लेकर के आएंगे। कृपा तो इस बार मतदाताओं की चाहिए। ईश्वर का मैंने इसलिए बोला कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, मतदाता मेरे सहयोगी, आशीर्वाददाता मेरे मतदाता हैं, निश्चित रूप से हैं। यशपाल जी, एक बात हो रहा है, अभी कमलनाथ मंदसौर आए थे, अपनी सभा में कई आरोप उन्होंने बीजेपी और यहाँ के जितने भी मंत्री हैं, विधायक आप सहित सब पर आरोप उन्होंने लगाए और काफ़ी बातें उन्होंने कही, आपने सुनी भी होगी। वो इस बार दावा भी कर रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं और 130 से 140 सीटें कांग्रेस जीत रही है, ऐसा उनका कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, आप जीत जाते हैं तो आपको लगता है बीजेपी ऊपर सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है, आपको पता कितने बागी खड़े हुए हैं? इतने बागी कभी खड़े नहीं हुए थे। नंबर 1, प्रेमचंद गुड्डू जैसा व्यक्ति, जोगचंद जी जैसा व्यक्ति जो 2-2 चुनाव लड़े हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। आपके भी गृह मंत्री कैलाश चौंगला मनासा से बगावत कर ही रहे हैं। नहीं, बगावत, देखिए उन्होंने फॉर्म भरा था, भरा था, रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो पार्टी का काम कर रहे हैं। मेरी आज ही बात हुई, मेरी आज ही चावला से बात हुई है, पर बगावत तो उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू से भी बड़ी करी थी। नहीं, देखिए वो तो मैदान में है ना, मेरे कैलाश चावला जी तो मैदान में नहीं है ना, निर्दलीय के रूप में। जोगचंद तो नहीं ना मेरे पार्टी में। लेकिन कांग्रेस के पास ना नेता है, न नीयत है, न नेतृत्व है। 2 लोगों की पार्टी रहेगी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस और कमलनाथ की कांग्रेस। और आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके चले जाते हैं, इनको पता ही नहीं। इनको जैसा नीचे का कार्यकर्ता, अच्छा कैसा संगठन चल रहा है कांग्रेस का? दौरान चुनाव पीसीसी अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष को पलटते हैं, क्योंकि उम्मीदवार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पलट दिया, नया बन गया, मिठाई बढ़ गई, पटाखे फूट गई, रात हो गई, अध्यक्ष सो गया, सुबह नींद खुली, हटा दिया। कहाँ है संगठन? किस स्थान पर है, किस मुकाम पे संगठन? क्या हताशा निराशा का भाव नहीं आ रहा होगा कांग्रेस के उन लोगों में जिन्होंने आतिशबाजी करी, जिन्होंने मिठाई बांटी, जिन्होंने मिठाई खाई? कैसी कांग्रेस है? त्यागपत्र देने, मैं फला व्यक्ति कांग्रेस के सारी जवाबदारियों से मुक्त हूँ, अब मैं खाली कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। ये कांग्रेस का संगठन यहाँ आकर के पीसीसी अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ जी हमारी आलोचना करके चले जाते हैं। अच्छा हो कि कमलनाथ जी अपनी कमियों को, खामियों को और संगठन में जो कुछ हो रहा है लचरपन, उसको देखने का काम। जी, आपने ये नहीं बताया कि कितनी सीटें आप मानते हैं? कांग्रेस ने कहा है कि उसकी 140 सीटें आ रही है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कह दे, लेकिन मैं इतना कहता हूँ पूर्ण बहुमत से ज़्यादा आएंगे निश्चित रूप से। सीटों का आंकलन मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश मैंने नहीं देखा है, लेकिन मंदसौर संसदीय क्षेत्र में हम क्लीन स्लीप कर रहे हैं। 8 सीटें आ रही है हमारी, पूरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र 8 में से। नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की है,
और कहीं ऐसा लगा भी कि कई कार्यकर्ता अलग अलग विचार भी रख रहे हैं, थोड़े नाराज भी थे। इसको लेकर के कुछ बात हुई पार्टी में अंदरूनी? नहीं, वो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आए थे, नव मतदाताओं का सम्मान करने आए थे। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी के कार्यक्रम में आते हैं तो पार्टी के लोगों को अगर कोई दाएं बाएं जाता तो सीख देने का काम तो पिता ही करता ना। कांग्रेस में कमलनाथ जी यहाँ आए, हमें भला बुरा कह करके गए, वो मुखिया है, उन्होंने कांग्रेस के उन लोगों से चर्चा करी गया। अगर नरेंद्र सिंह जी तोमर ने चर्चा भी करी तो हमारे पिता हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे किसी नाराज व्यक्ति से बात करके गए तो अच्छी बात है। कांग्रेस ने किससे बात करी? एक सवाल और यशपाल जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो विपिन जैन हैं, जैन समुदाय से आते हैं। इसको आप, अगर मैं बात करूं, इसको जातिगत समीकरण से अगर चुनाव देखो तो आपको कैसे? नहीं, मैंने कभी, देखिए, मैं जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता हूँ और मैंने कभी भी जातिगत राजनीति करी भी नहीं है। लेकिन विपिन जैन जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं और जैन समाज का मतदाता बहुत समझदार मतदाता है, वो ऐसे चक्कर में आने वाला नहीं कि मंसूर किसके हवाले किया जाए। मैं तो बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी दमंगता के साथ फैस भी कर लेता हूँ। पड़ोसी राज्यों के जो गुंडे बदमाश आते हैं वो मेरी लिस्ट से बाहर हैं, उनको नियंत्रण कैसे करेंगे। अधिकारी कर्मचारी भी अगर कहीं किसी प्रकार की ज्यादती करता है किसी व्यापारी व्यवसाय के ऊपर तो कौन उसको लीड कर सकता है, कौन उसको हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ। तो जैन व्यक्ति खड़ा हो या अजैन व्यक्ति खड़ा हो, इससे कभी भी राजनीति में हमको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सबके सब वोट सबके सब किसी समाज के नहीं होते हैं। ऐसा मैं अंतिम सवाल है, आपने जब आपका टिकट फाइनल हुआ था पहले दिन आपने कहा था कि मैं इस बार 31,000 वोटों से जीतूंगा। उस प्रचार को लगभग 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अब आप क्या कहते हैं? हमने नगर पालिका के चुनाव में कहा था, पार्षदों के चुनाव में पिछले साल 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी, अब की बार 30 बार हम 29 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 8 पे रह गई है, निर्दलीय सहित हमारी संख्या 30 पार कर गई है। तो जिस दिन मुझे टिकट मिला है उस दिन जो जोश देखा गया था, मैंने कहा था, मेरे समर्थकों ने कहा था, अब की बार 30 पार। निश्चित रूप से जो जनता का अभिमत मैं देख रहा हूँ, जनता का मैं स्नेह देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त बढ़त, पिछले तीनों चुनाव से ज़्यादा बढ़त मिलेगी। एक सवाल और यशपाल जी, शिवराज सिंह चौहान भी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और इस बार ऊपर राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और इसको लेकर हमारे कई वरिष्ठ पत्रकारों ने गृह मंत्री से भी सवाल पूछे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बीजेपी क्यों सामने नहीं ला रही है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री बनता है विधायक दल के और शीर्षक नेतृत्व के निर्णय से बनता है, और मुझे ये जानकारी नहीं है कि कहीं उनको बैकफुट पे खड़ा कर दिया गया। अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की हैसियत से है, वे स्टार प्रचारक के रूप में भी है, उनकी जवाबदेही पूरे मध्य प्रदेश के प्रति है, उनका जो घनिष्ठ संबंध मतदाताओं से है, बहनों के भाई है, बेटे बेटियों के मामा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे। चेहरा के आधार पर हम निर्णय करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे आज की तारीख में हमारे लीडर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे बोले, अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आपका लगभग प्रचार जो है वो अब अंतिम पावर प्ले में चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अजय जी, मैंने 150 गांव कदमों से नाप लिए हैं। मेरा ग्रामीण क्षेत्र का पूरा भ्रमण हो गया है। मैं प्रतिदिन 50 से 70 किलोमीटर पैदल चला हूँ 15 दिनों में। मेरी 1000 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। गांव का माहौल और शहर का माहौल सम्मिश्रित है और मुझे लग रहा है कि मैं जीत के प्रति पूर्ण रूप से इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैं पूरा क्षेत्र घूम कर गया। अगर आप फिर से विधायक बनते हैं और सरकार भी आपकी बन जाती है, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में और ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है जो 15 साल में आप नहीं कर सके हैं? देखिए, होना चाहिए। अच्छा प्रश्न आपका। नित्य नई चुनौतियां सामने आती, नित्य नए काम सामने आते हैं। अभी 8 लेन सड़क हमारी बन गई है, तो 8 लेन सड़क बनने के कारण से दीपाखेड़ा लदुना के बीच में, जहाँ पर चढ़ाई का जो पॉइंट दिया है हमारा, जहाँ पर हम ऊपर चढ़ेंगे दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए, तो मंदसौर का जो सीताऊ फाटक जिसको पहले बोलते थे, मैंने और ब्रिज बना दिया है। लाभमुनि चिकित्सालय से लेकर के दीपाखेड़ा लदुना तक 4 लेन बनाना, क्योंकि इतना ट्रैफिक ये सिंगल रोड झेल नहीं पाएगा। मंदसौर शहर के अंदर से भी जो इधर के प्रतापगढ़ के और पिपलिया मंडी के, मल्हारगढ़ के जो लोग दिल्ली बॉम्बे जाएंगे, उनके लिए मंदसौर शहर में लगातार कतारें रहेगी वाहनों। पिछले चुनाव में भी जब आपने नगर पालिका का जिक्र किया तो मैंने बात हुई थी, उसमें ये प्रचार भी कहीं ना कहीं इंटरनली चल रहा था कि मंदसौर को बहुत जल्द नगर निगम बनाने की प्रोसेस की जाएगी। ऐसा देखिए, मैं रिंग रोड की बात कर रहा था, अभी आपने मेरी बात रोक दी। सावाखेड़ा से लेकर के ढिकोला और ढिकोला कर से अरनिया,
वहाँ एक रिंग रोड 14 किलोमीटर का मैंने प्रस्तावित किया है। 3 बार मैंने अधिकारियों के साथ विजिट किया है। टाउन एंड कंट्री प्लान के अधिकारी भी मेरे साथ थे, PWD के भी थे, PIU के भी थे। तो वो बहुत सुटेबल मेरा एक रिंग रोड रहेगा 14 किलोमीटर का, 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, उसका मैपिंग हो रहा है। अगर वो हो जाता तो मंदसौर की सीमा वृद्धि अपने आप हो जाएगी। बट जैसे उधर कॉलोनी भी कटेगी, पेट्रोल पंप भी आएंगे, वेयरहाउस भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, क्योंकि 8 लाइन को ज्वाइन करने के लिए मंदसौर शहर की जो मंडी रोड है ये छोटी पड़ जाएगी, इसलिए एक रिंग रोड देना पड़ेगा। और आपका जो प्रश्न है वो नगर निगम तो परिस्थितियों के आधार पर बनते हैं। जिस प्रकार से दलोदा को मैंने नगर परिषद बनाने का काम कर दिया, उसी प्रकार से अगर मुझे लगेगा और अच्छा होगा जैसा आपने प्रश्न किया है, तो नगर निगम भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कन्विंस करेंगे गवर्नमेंट को, कितने आसपास के गांव लेकर के हम नगर निगम की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सुन रहे थे मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जो चौथी बार चुनावी मैदान में है। जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं और कई ऐसे विकास कार्य हैं जो इन्होंने बताए हैं और क्या करने वाले हैं वो भी आपने सुना। आपने चुनाव प्रचार में से समय निकाला, उसके लिए विशेष आपका धन्यवाद।